सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी में क्या कुछ चल रहा है, क्या गहमा गहमी है चुनाव का, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरे पीछे नमस्कार, आप देखेंगे तो एक स्टैचू, एक बहुत शानदार आप स्टैचू देख रहे होंगे। ये कर्नाटक में अलग है। कृष्णदेव राय आप सब जानते होंगे अच्छी तरह से, उनकी स्टैचू, और ठीक इसके पीछे महल भी है। महल अभी चूंकि रात का वक्त हो चुका है, पेड़ पौधे हैं, महल नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन इतना है कि अगर मैसूर आप आए हैं तो इस स्टैचू को आप जरूर देखेंगे, समझेंगे ये स्टैचू क्या कुछ कह रहा है। यानी राजा कृष्णदेव राय की कहानी आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन उसके अलावा जो भी चल रहा है आज की तारीख में, खासकर विधानसभा चुनाव में, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल बेंगलुरु में थे, बेंगलुरु से जब हम लोग यहाँ पहुंच रहे थे, रास्ते में बहुत कुछ समझने की कोशिश हमने की। का एक पड़ाव भी आता है, एक बहुत बड़ा शहर आता है, आप लोगों ने देखी होगी। तो वहां रामगढ़, वो रामगढ़ जो है वो रामगढ़ बना हुआ वहां था, लेकिन ये रामनगर में शूटिंग हुई थी। और वहां सांभा याद होगा आपको, अरे सांभा कितना इनाम रखे हैं रे मेरे ऊपर सरकार ने, ये डायलॉग सुना होगा आप लोगों ने। तो ये खैर रामनगर की कहानी है। रामनगर से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं मैसूर। मैसूर अपने आप में यहाँ 11 विधानसभा सीटें हैं, 11 विधानसभा सीट पूरे मैसूर में, लेकिन मैसूर जो शहर है इसमें भी 5 विधानसभा सीटें हैं। और 11 विधानसभा टोटल सीटों में से पिछली दफा बीजेपी के खाते में 5 विधानसभा सीटें गई थी, 5 विधानसभा बीजेपी के खाते में, जबकि 3 जो है वो कांग्रेस के खाते में और 3 जेडीएस के खाते में, जनता दल सेकुलर के खाते में गई थी। क्या इस बार 5 का रिकॉर्ड जो बीजेपी का है वो बीजेपी बरकरार रखेगी? क्या इस बार बीजेपी से कुछ सीटें कांग्रेस छीन पाएगी? ये सब तो 13 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन 13 तारीख से पहले यहां बेंगलुरु में जो माहौल नजर नहीं आ रहा था वो माहौल, लेकिन यहां थोड़ा बहुत चुनावी माहौल नजर आ रहा है यहां। और कल कह भी रहे थे लोग कि बेंगलुरु से आप बाहर निकलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कहीं कहीं चुनाव की गतिविधियां चल रही हैं। वही यहां हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिन भर की गतिविधियों पर भी नजर डालें तो आज प्रियंका गांधी थी कर्नाटक में, आज खड़गे साहब तो थे ही, मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन उनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। प्रियंका गांधी एक के बाद एक 3 सभाएं उन्होंने की। रोड शो भी प्रियंका गांधी का हुआ, लेकिन उससे पहले एक सभा, पहली सभा में प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं वो जरा सुना देता हूं आपको। उसके बाद प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनेंगे, खड़गे साहब ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनेंगे। तो चूंकि चुनावी गतिविधियां, और यहां से कर्नाटक से दूर, जहां दिल्ली से हम यहां पहुंचे हुए हैं, दिल्ली में आज जंतर मंतर पर पीटी उषा पहुंची हुई थी, लेकिन पीटी उषा को उल्टे पांव वहां से वापस आना पड़ा। ये तस्वीरें आप लोग देख चुके हैं। पीटी उषा को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, उड़न परी के रूप में जानी जाती रही जो पीटी उषा, आज उनको महिलाएं, जो महिला पहलवान हैं, वो उनसे मिलने के लिए इच्छुक नहीं है। आखिर क्या कारण है ये यहां बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत नजरें हमारी टिकी हुई हैं जंतर मंतर पर भी, वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश। आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी ने अपने पहले भाषण में क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। बार बार चुनाव आता है और बार बार आपका ध्यान भटक जाता है, आप जवाब ही नहीं मांगते। आपने ये माहौल बना दिया है देश में, प्रदेश में, कि कुछ ना करे नेता तब भी उसको मालूम होता है कि वो आके मंच पे खड़े हो जाएगा, कोई जज्बाती मामला उठा लेगा, धर्म की बात करेगा, जाति की बात करेगा, तो बस फिर से जीत जाएगा। तो अगर उसको मालूम है कि वो ये सब बातें करके चुनाव जीत सकता है तो वो काम क्यों करेगा? इसीलिए तो काम करना बंद हो गया है, इसीलिए तो जवाबदेह सरकारें बनती नहीं है, क्योंकि जब मौका आता है चुनाव का तो ऐसा ध्यान भटका देते हैं आपका मीडिया में ये सब डाल के और धर्म की बातें करके और इधर उधर की बातें करके कि आप भूल जाते हैं कि आपका वोट तो आपके लिए लगना चाहिए, आपका वोट आपके विकास के लिए, आपके बच्चों के विकास के लिए जाना चाहिए। आप भूल जाते हैं, आपके जज्बात उठ जाते हैं, आप भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं चाहती हूं कि आज आपके सामने खड़े हुए
आपसे वोट नहीं मांगना है मुझे, आपकी जागरूकता मांग रही हूं मैं कह रही हूं जाग जाओ, बहुत हो गया है, 10 साल होने वाले हैं। जब देखो मंच पे आके फिजूल की बातें करते हैं। अरे बताएं तो सही, 3.5 सालों में कर्नाटका में किया क्या? अगर किया है तो बता पाओगे। मैं बताती हूं कांग्रेस ने क्या किया जब कांग्रेस की सरकार थी। अन्ना भाग्य बनाया, क्षीरधारे, क्षीर भाग्य, पशु भाग्य, आरोग्य भाग्य, विद्याश्री, इंदिरा कैंटीन, ये सब तो कांग्रेस की स्कीम थी और इससे आपको सुविधा मिली। कांग्रेस है 2023 का, उस आंकड़े के अनुसार अब सबसे बुरा हाल है हिंदुस्तान का। 180 देशों के जो आंकड़े आए हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के आंकड़े, उसमें मीडिया का नंबर 161वां है। खैर, आप तक पहुंचाने के लिए ये बात, जो पिछली बार 150 नंबर पर मीडिया था, अब 161वें नंबर पर, 161 नंबर पे, तो आप समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया ने इस देश का बेड़ा कैसे गर्क में पहुंचाया है, उसका एक नमूना है। प्रधानमंत्री क्या कुछ कह रहे थे, कांग्रेस पर कैसे पलटवार कर रहे थे। आज फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गालियों पे आ गए। 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, यानी वो गालियों की सेंचुरी सुनना चाहते हैं। और गालियां किससे? तो कांग्रेस से सुनना चाहते हैं। आखिर क्यों सुनना चाहते हैं? कोई प्रधानमंत्री अगर गाली सुनना चाहे तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। लेकिन आज कहते हुए सुने गए कि अब बहुत जल्दी कांग्रेस के लोग जो हैं वो 100 का आंकड़ा पार कर देंगे। क्या प्रधानमंत्री को गालियों की सूची बनानी चाहिए या देश के विकास, भ्रष्टाचार, देश में जो कुछ चल रहा है उसकी सूची बनानी चाहिए, उसकी लिस्ट बनानी चाहिए? यह सोचने की बात है। सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंगबली से लेकर गालियों तक क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे कटाक्ष कर रहे हैं, कैसे पलटवार कर रहे हैं कांग्रेस के ऊपर। बीजेपी विकसित कर्नाटका का रोड मैप लेकर आपसे आशीर्वाद मांग रही है, लेकिन कांग्रेस के पास 2 ही मुद्दे हैं। एक तो वो रिटायरमेंट के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आखिरी बार सीएम बना दो, ये उनका घोषणा पत्र है। कांग्रेस का दूसरा एजेंडा है गाली देकर लोगों को भड़काओ। कभी कांग्रेस ओबीसी समाज को गाली दे रही है, कभी लिंगायत समुदाय को गाली दे रही है। मुझे तो 90 से ज्यादा गालियां दे चुके हैं और सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस क्षेत्र के लोगों ने तो एस निजलिंगप्पा जी का काम करीब से देखा है। कांग्रेस ने तो निजलिंगप्पा जी को भी नहीं छोड़ा था। उनका अपमान करने वाली कांग्रेस गालियों की सेंचुरी बना सकती है। तो आप सुन रहे थे, सेंचुरी की बात कर रहे हैं यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गालियों की सेंचुरी बनाएंगे कांग्रेस के लोग। लेकिन 56 इंच का सीना भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कहते थे। और आज पूछ रही थी प्रियंका गांधी, अभी थोड़ी देर पहले भाषण दे रही थी और पूछ रही थी कि 56 इंच का सीना आपका है, तो इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और उस 56 इंच के सीना वाले आप प्रधानमंत्री जी, कर्नाटक के लिए आपने क्या कुछ किया। कल भी हम लोग बात कर रहे थे कि कांग्रेस अपने मुद्दे से नहीं भटक रही है। बस एक उनका जो मामला आया मैनिफेस्टो का, उस पर चर्चा हम लोगों ने बहुत कर ली। तो मुद्दे से यहां भटकती हुई नहीं दिख रही प्रियंका गांधी जी। क्या कुछ कह रही है 56 इंच पे प्रियंका गांधी, सुनिए जरा। आज मैं यहां आ रही थी, मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना। प्रधानमंत्री जी मैंने सोचा देखती हूं क्या कह रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? कहा कि हमारा सपना था, कि बीजेपी का सपना था, मोदी जी का सपना था कि कर्नाटका को वो देश में सबसे विकसित प्रदेश बनाएंगे। ये कहा उन्होंने। और फिर कहने लगे कांग्रेस ने ये किया, वो किया, अतीत में ऐसा किया, 70 सालों से ऐसा किया, इनके परिवार ने ऐसा किया, वैसे ये सारी बातें कहने लगे। तो मैं सोच रही थी, अरे ये तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वोपरि है, 56 इंच की सीने वाले हैं।
इनका सपना कैसे टूट गया? इन्हीं की सरकार ने तो तोड़ा है, इन्हीं की सरकार लूट रही है, सुबह से शाम तक लूट रही है, हर जगह लूट रही है। तो ये क्या कर रहे थे? आंख बंद करके सपना देख रहे थे क्या? इन्होंने रोका क्यों नहीं? इन्होंने रोका क्यों नहीं? क्योंकि लूट से परहेज नहीं है, भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, सत्ता चाहते हैं, किसी भी हालत में आ जाए। बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री से लेकर मंत्री पदाधिकारी सब सत्ता को हासिल करने के लिए कुछ भी कर डालेंगे, जनता को कुचल डालेंगे, लेकिन सत्ता चाहिए। आज इनको सबक सिखाने का मौका है, समय आ गया है बहनों और भाइयों, बहुत हो गया है, बहुत इधर उधर की बातें हो गई हैं। तुम नौजवान हो, हाथ हिला रहे थे मुझे, तुम ये हरी टी शर्ट वाले, तुम नौजवान हो, तुम्हारे भविष्य का क्या होगा अगर तुम आज खड़े नहीं होगे? अगर तुम आज नहीं मांगोगे कि जो तुम्हारे प्रदेश में सरकार आए, बगैर तुम्हें लूटे, ईमानदारी से तुम्हारे प्रति समर्पित होकर तुम्हें जॉब दिलवाए, तुम्हारा विकास कराए, तुम्हारे किसान माता पिता को मदद करे, तुम्हारी मां को मदद करे, तुम्हारी बहनों को मदद करे, तो कौन मांगेगा और कब मांगेगा? तो अब समय आ गया है कि आप सब जागरूक बन जाओ, इनको सबक सिखाओ। एक लहर है कर्नाटका में, बदलाव की लहर है। ऐसा बदलाव लाओ कि फिर कभी सरकार को चोरी करने की हिम्मत ना हो इनकी। तो सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करती हुई प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं। शानदार भाषण दे रही हैं प्रियंका गांधी, आप सब देख रहे हैं। लगातार पिछले दिनों भी प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला किया था और आज भी 56 इंच के सीना तक की बात उन्होंने कह दी। सब कुछ है, आप सर्वज्ञानी हैं, ये सब कह दिया, लेकिन आखिर में कर्नाटक के लोगों, आप किसको जिताना चाहते हैं, ये कर्नाटक के लोगों पर छोड़कर प्रियंका गांधी आगे बढ़ती हैं। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार वो भी वार कर रहे हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज जो बातें कही हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्या सिर्फ आप ही गरीब हैं, आप ही सिर्फ रोते रहते हैं? आइए ज़रा सुन लेते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को भी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ भी जुड़े हुए हैं और बहुत सारे साथी स्टूडियो से भी जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को, सुनिए ज़रा। बोले मैं गरीब का बेटा हूं, क्या हम अमीर के बेटे हैं? अरे मैं तो उससे गरीब हूं। ಆದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ನೀವೇನು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ನೀವೇನು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಿ? 3 ಸಾರಿ ಬಂದ್ರಿ. ಈಗ ಸುರ್ಪುರ್ ಬಂದ್ರಿ, ಚಿಂಚೋಳಿ ಬಂದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕೇಡ್ಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಚಿತ್ತಾಪುರ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ಯದ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ, ಈ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಬರೋದು ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು ಒಂದು MLA ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ 10 ಸಾರಿ ಬರೋದು ನಡೆದು ಅಂದ್ರೆ, अरे भाई आपकी 56 इंच की छाती और एक आदमी को हराने के लिए 3-3, 4-4 बार आ रहे, तो ये दर्शाता है कि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत आने वाली है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार वार करते हुए, जोरदार वार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और ये भी कह रहे हैं आपकी 56 इंच की छाती, 56 इंच की छाती आज छाई रही ये बात पूरे कर्नाटक में अलग अलग ढंग से, और वो भी कांग्रेस की तरफ से। प्रियंका गांधी भी याद दिला रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मल्लिकार्जुन खड़गे भी याद दिला रहे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे थे, आप लोग सुन चुके हैं, कह रहे थे सीधा कि सेंचुरी कब बनाओगे, गालियों की सेंचुरी, और साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कई लोग सुनाई दे रहे हैं। हनुमान चालीसा गालियों से बाहर निकल करके अगर बात करें, क्योंकि हम अगर उस पर बात करेंगे तो हम भी फंसे हुए दिखेंगे,
क्योंकि सीधा मामला जो है मुकाबला, और अगर एक विश्लेषण की बात, एक विश्लेषक के रूप में बात करें तो बात होनी चाहिए डेमोक्रेसी की, बात होनी चाहिए लोकतंत्र की, जिसे हिंदी में कहते हैं, संविधान की बात होनी चाहिए। लेकिन बात यहाँ क्या हो रही है? गालियों, संप्रदाय, ध्रुवीकरण, इन सब के इर्द गिर्द ले जाती हुई बीजेपी की आखिर क्यों की जाए बात? कहीं ज़रूरी नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका परिचय करवाता हूं। लेकिन सबसे पहले आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और जो जुड़ गए हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी, जो बाद में देखेंगे उनका भी। तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ खास मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं। जरा यहाँ हमारे साथ कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं उन सब से आपका परिचय करवाता हूँ, और उसके बाद स्टूडियो में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उन सब से भी आपका परिचय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ यहाँ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ हैं। संकल्प मल्होत्रा हमारे साथ इधर जुड़े हुए हैं। नासिर जुड़े हुए हैं यही इसी मैसूरू से, और हमारे साथ रफीउल्लाह जी जुड़े हुए हैं इसी मैसूरू से। तो नागरिक समाज हमारे साथ है, और साथ में स्टूडियो में आप देख रहे होंगे विंडो में 4 खास मेहमान हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचकोट जी जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ ही अमरिंदर उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और अपने स्टूडियो में जुड़े हुए साथियों के पास थोड़ा बाद में आऊंगा, क्योंकि वो भी सोच रहे होंगे कि यहाँ ग्राउंड जीरो पे क्या कुछ हो रहा है। जरा ग्राउंड जीरो से समझने की कोशिश करते हैं कि ये चुनाव जा किधर रहा है। सबसे पहले आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी के पास में, और उसके बाद हमारे और 3 साथी जो हैं, जो यहाँ के लोकल हैं, इनसे भी समझेंगे। प्रशांत जी, किस रूप में आप देख रहे हैं चुनाव? अब आखिरी ओवर के कुछ बॉल बाकी हैं, और उसमें क्या कुछ चल रहा है? देखिए, आखिरी ओवर के कुछ बॉल में मैच उसी तरफ जाएगा जिस तरफ से मैच शुरुआती तरह से चल रहा था। यानी जो मुद्दे कर्नाटक के हैं, वो मुद्दे कर्नाटक के नोएडा के टीवी स्टूडियो से अलग हैं, और वो मुद्दे आरक्षण के हैं, वो मुद्दे यहाँ पे जो कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन है नंदिनी, उसके हैं, वो मुद्दे यहाँ पे बहुत सारे दूसरे जो स्थानीय मुद्दे हैं, रोजगार के, इसके सारे मुद्दे हैं। यहाँ एक बात और खास है राजीव जी, कि दलित वोट 17.5%, और यहाँ पे दलित जो रिजर्व कंस्टिट्यूंसीज हैं वो 36 हैं। और ऐसा देखा गया है कि जिस तरह में 36 जाती हैं, 36 में जो ज्यादा सीटें लेकर आता है, सरकार उसी की बंगलोर में बनती है। ये ऐसा ट्रेंड चल रहा है, और पिछली बार भी मतलब कर्नाटक में, और पिछली बार भी उनके आई थी तो बीजेपी को 36। इस बार इन सीटों को लेकर बहुत कसर है, और इसमें जो बात समझ में आ रही है लोकल लोगों से बात करके, पत्रकारों से बात करके, कि मल्लिकार्जुन खड़गे फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होगा। एक दूसरा, जो 75% रिजर्वेशन की सीलिंग बढ़ाने का वादा है, वो बड़ा फैक्टर है। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर्स हैं, यहाँ कोई गालियों की गिनती नहीं कर रहा है, कोई यहाँ पे दूसरे ऐसे मुद्दे नहीं। ये माने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गालियों की गिनती कर रहे हैं, ये उत्तर भारत के लिए कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे वही लगता है। जो कर्नाटक का इलेक्शन नहीं रहा। दूसरा एक और बात है राजीव जी, कि नरेंद्र मोदी को जो हमको ट्रेंड दिखाई दे रहे, चाहे वो सर्वे हो, चाहे वो हम लोग जब अभी बंगलुरु से मैसूरू आए हैं, रास्ते पर लोगों से बात करते हुए आए, जो हमको दिखाई दे रहा है, बाकी सारे लोग जो बताएंगे, जो हमको दिखाई दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि के लिए बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आप भी हमारे साथ जब हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे भी स्थानीय लोग भी जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर मुंबई, उनको नहीं जानते, वो मोदी साहब को जानते हैं। और मोदी साहब अगर इतना हाइपर कैंपेन कर्नाटक में कर रहे हैं, और वो रिजल्ट वैसे नहीं आए, रिजल्ट वैसे ही आए जिसका अंदाज लग रहा है, अगर वो रिजल्ट वैसे नहीं आए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है
वो छवि पे बड़ी टेंट लगेगा कर्नाटक से। जी। तो छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुछ कर रहे हैं, क्या वो नॉर्थ इंडिया के लिए कर रहे हैं, या दक्षिण का दरवाजा उनके लिए परमानेंटली बंद ना हो जाए इसके लिए कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण है, आप सब लोग सुन रहे हैं। नासिर भाई, आपसे समझना चाहूंगा, उस भाषण से कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक के वोटर्स को क्या फायदा हो रहा है? उनके भाषण को सुनकर कर्नाटक का जो वोटर है वो कैसे आके वोट देगा? आपको लगता है कि बाहर निकल के आएगा वोट देने के लिए मोदी जी अपने भाषण से? आज का कर्नाटक का आज जो इधर जो वोटर्स का प्रेडिक्शन है, कांग्रेस को कोई टक्कर देने वाला ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोले, सबसे बड़ी बात तो इधर मुद्दा होता है। जैसा बेरोजगारी है, जैसा कम्युनलिज्म इधर जो पैदा हुआ है कर्नाटक के अंदर, ऐसे आप आज का माहौल जो हिजाब का मामला लो, और आज का माहौल इधर जो है ये हलाल मीट, और ये जो हमारा दूसरा जो कुछ भी है इधर चल रहा है आज का, ये बहुत ही गंभीर मामला हो गया है। मैं समझता हूँ आज वोटर्स और आज का जो है कोई आदमी नहीं चाहता कि ये एक कम्युनल पार्टी को लेके आके इधर हमें दिखाएं। आज हर एक आदमी के दिल में, हर एक आदमी की इच्छा है कि नॉन कम्युनल जो गवर्नमेंट होना, वैसी गवर्नमेंट इधर हमारे कर्नाटक के अंदर चाहते हैं। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कांग्रेस को कॉम्पीट करने के वास्ते आज कोई पार्टी नहीं है। आज कम्युनलिज्म की बात हो रही है, कम्युनल पार्टी नहीं चाहिए कर्नाटक को, नासिर जी कह रहे हैं, और यहाँ की जनता ने अब ये सोच लिया है कि सांप्रदायिकता नहीं चाहिए, ध्रुवीकरण नहीं चाहिए, एक नॉर्मल सरकार चाहिए जो विकास की बात करे। क्या लगता है आपको रफी भाई की कुछ इस दिशा में जाता हुआ ये चुनाव दिख रहा है, जहां कांग्रेस के लिए अब सूटेबल पोजीशन यहाँ आने वाले समय में बनता हुआ दिखाई दे रहा है? समय तो है, कांग्रेस के लिए तो समय है। सेकुलर गवर्नमेंट चाहते हैं लोग, थोड़ा उधर, हाँ जी, सेकुलर गवर्नमेंट चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए जोर में जा रहा है। लोग सेकुलर गवर्नमेंट चाहते हैं। आप दक्षिण की राजनीति को संकल्प भाई बहुत अच्छे से जानते हैं, आपसे भी समझना चाहता हूँ, कर्नाटक की जनता, प्रधानमंत्री इतना एग्रेसिव है, इतना एग्रेसिवली भाषण दे रहे हैं, गालियां गिन रहे हैं, तो पहली बात उनको अग्रेसिव क्यों ना हो? हाँ वो बताइए आप। क्योंकि उन्होंने काम कुछ किया नहीं, सिर्फ 2 या 3 लोग ही लगे हुए हैं, नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, तो 3 लोग ही लगे हुए हैं। तो इनके एमएलए का है, इनके मिनिस्टर का है, सारी वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग दिख ही नहीं रहे, कोई फ्रेम में नहीं है। और नंबर 2, इनको बस है सिर्फ वही है, गालियां तो गिना दो, पर काम तो गिनाओ अपना, क्या काम किया, क्या जनता के लिए क्या काम किया, देश के लिए क्या काम किया है। हंगर इंडेक्स पे टॉप गया इंडिया आज। अब मेरे को नहीं लगता कि यहाँ कोई बीजेपी दोबारा आने का चांस हो। जिस हिसाब से आज मैं भी घुमा हुआ यहाँ पर, कांग्रेस का है यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप है, और उम्मीद करते हैं कांग्रेस ही आएगी यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ हमारे साथ 3 स्थानीय लोग हैं और तीनों कह रहे हैं कांग्रेस को एज है, लेकिन हमारे साथ जो स्टूडियो में बैठे हुए हमारे 4 साथी हैं, सबसे पहले आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, यहाँ ग्राउंड जीरो पे जो कुछ चल रहा है, हम तो पल पल की रिपोर्ट आप सब तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप वहां बैठ करके क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ खबरें आ रही हैं, पोल्स आ रहे हैं, और जंतर मंतर पर हम देख रहे हैं कि पीटी उषा को उल्टे पांव वापस जाना पड़ता है। क्या कुछ आप कर्नाटक को लेकर, और कर्नाटक का जो रिजल्ट है आने वाले समय में जो आएगा यानी 13 मई को, उसको लेकर देश में देखने जा रहे हैं? स्वामी देखिए राजीव जी, मैं ये सोच रहा था कि पूरा विश्व कितने विस्मय से भारतवर्ष को देख रहा होगा, क्योंकि जितने भी देश पूरे विश्व में लोकतांत्रिक देश हैं, अमेरिका में, ब्रिटेन में और सारे यूरोप में जो इलेक्शंस होते हैं वो इस बात पे होते हैं कि आर्थिक विस्तार कैसे हो रहा है, बेरोजगारी कैसे दूर हो रही है और काम कैसे हो रहा है। और हमारे देश में वो सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन जो है बजरंगबली पे हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स आपस में ये कहते हैं कि ये जीसस भक्त हैं और अपोजिशन जो है वो जीसस के भक्त नहीं है। ऐसा चुनाव मैंने नहीं सोचा। कितना हंस रहे होंगे हमारे बारे में। आप ये सोचिए, ब्रिटेन जैसा देश हमारे हिंदुओं को, जो कि राम भक्त भी है और हनुमान भक्त भी है, जहां पे हिंदुओं की संख्या नगण्य है, वो अपने देश का प्रधानमंत्री इसलिए बनाते हैं कि वो अर्थशास्त्र का ज्ञाता है और वो जानते हैं, वो ये मानते हैं कि यूके को, ब्रिटेन को उन्नति करने के लिए आवश्यक है कि उनको एक आर्थिक विशेषज्ञ चाहिए।
हमारे देश में देखिए कितने विस्मय से पूरा विश्व, मैं तो सोच रहा था कि जब मैं विश्व में जाऊंगा, दूसरे देशों में जाऊंगा, वो मेरी खिल्ली उड़ाएंगे, यार तुम्हारे यहाँ ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस की कौन सी डिग्री है? तो बताओ, तुम्हारे यहाँ इलेक्शन जो है इस बात पे होता है किसको ज्यादा गालियां पड़ी। अगर इलेक्शन जीतने के लिए ज्यादा गालियां होना ज्यादा आवश्यक है तो कोई भी आदमी ज्यादा गालियां खाए और फिर इलेक्शन जीत जाए। अरे असली प्रश्न यह है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, और एक चीज राजीव जी और बताइए और सोचिए, जिस प्रकार से इस इलेक्शन को हिंदू मुसलमान का इलेक्शन बनाया जा रहा है, सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर का बुलंदशहर के, आपको याद होगा, हिंदू थाना इंस्पेक्टर था, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा था, अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दे रहा था, उसको किस प्रकार भीड़ ने घेर के मार दिया। वो हिंदू नहीं था क्या? उसकी पत्नी नहीं थी क्या? उसकी पत्नी विधवा नहीं हो गई क्या? उसके बच्चे जो है अनाथ नहीं हो गए क्या? और जिन लोगों ने सुबोध कुमार सिंह को मारा, जब वो जेल से छूटे, उनको मालाएं किसने पहनवाई? देखिए, मैं तो ये सोच रहा था कि कल अगर गौतम अडानी, विनोद अडानी और ये आपके किरण भाई पटेल और ऐसे लोग बजरंग दल ज्वाइन कर लें और पुलिस जब उनको पकड़ने जाए तो कहें कि साहब आप तो बजरंग दल के खिलाफ हैं, आप तो भगवान बजरंग के खिलाफ हैं। अरे किस प्रकार के हास्यास्पद स्थिति ये लोग पैदा करते हैं। देखिए, देश की आस्था, मैं तो ये मानता हूं कि देश का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब मुसलमानों को भी मैं उसमें इंक्लूड करता हूं। वो भगवान श्री राम का भी सम्मान करते हैं, वो बजरंग बली का भी सम्मान करते हैं, हम भी उनके अल्लाह का सम्मान करते हैं, हम भी गुरु नानक का सम्मान करते हैं, हम भी जीसस क्राइस्ट का सम्मान करते हैं। ये इस देश की सभ्यता और संस्कृति है। अगर इस प्रकार से अपने धर्म के किसी इष्ट को अपनी पार्टी का अध्येता बना लेना इलेक्शन जीतने का मंत्र है, तो ऐसे लोकतंत्र पे तो मुझे घृणा होती है, घिन आती है। देखिए, लोकतंत्र इस बात पे होना चाहिए कि कर्नाटका में जिस प्रकार से कर्नाटका की अस्मिता को आपने ठेस पहुंचाई है, नंदिनी दूध को जिस प्रकार से और जिस प्रकार से आपने विजया बैंक को टेक ओवर किया है, और जिस प्रकार से वहां के विकास और 40% की गवर्नमेंट, उस पर जवाब देना चाहिए। बजरंग बली को ले आए, कभी जाके वो भगवान परशुराम को ले आएंगे, कभी वो भगवान श्री राम को ले आएंगे। अरे ये मूर्खता इस लोकतंत्र में बंद होनी चाहिए। इस देश में चुनाव होना चाहिए प्रगति पर, विकास पर, और किसको कितनी गालियां मिली इस पे चुनाव नहीं होना चाहिए, इस पे जीत हार राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन कहाँ से बजरंग बली आ गए, कहाँ से हनुमान जी आ गए? बजरंग दल का मतलब किसी का अगर नाम राम है तो उसका मतलब वो भगवान राम तो नहीं है ना। तो इसलिए सवाल तो कई हैं, लेकिन उन सवालों के इर्द गिर्द हम भी नहीं जाना चाहेंगे और मुद्दे पे आना चाहते हैं। मुद्दा वही है कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात कह रहे हैं, प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे सीधा सीधा सवाल कर रहे हैं, क्या गरीब सिर्फ तुम ही हो? और अगर देखा जाए तो यहाँ दलितों की आदि और लोग धरातल पे काम भी कर रहे हैं। खड़गे साहब जिस प्रकार, जिस रो में और जिस लाइन में वो बात कर रहे हैं, जिस लाइन को उठा करके रख रहे हैं जनता के बीच, उसको किस रूप में आप देखते हैं? और क्या कांग्रेस की राजनीति मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ एक नई दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है, प्रोफेसर रविकांत जी? और क्या कर्नाटक का चुनाव एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है कांग्रेस की राजनीति के लिहाज से भी, और 2024 के लिए एक नई दिशा तय करने जा रहा है? देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पर ये 2024 के चुनाव की बिल्कुल पूर्वार्ध है एक तरह से, और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है, और इसीलिए उसमें बजरंगबली की भी एंट्री हो गई है। हालांकि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कर रहा है। तो इससे मुझे वो लाचारगी समझ में आती है, वो बेबसी समझ में आती है कि मोदी जी के सामने 9 साल में अपने प्रधानमंत्रित्व काल में जो उन्होंने काम किए हैं वो उस पर वोट नहीं मांग रहे हैं। 3.5 साल से कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, वो उन्होंने क्या डिलीवरी की है इस पर वो वोट नहीं मांग पा रहे हैं, और आखिरी में वो आते हैं बजरंगबली पर, और हम लोग जानते हैं कि बजरंग दल का बजरंगबली से कोई लेना देना है नहीं। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे जिन सवालों को उठा रहे हैं, आज भी इस देश में राजीव जी 55% दलित भूमिहीन है,
और मोदी जी तो दलितों के बड़े हितैषी बने हुए थे। लेकिन उसी गुजरात में ऊना, अगर आप याद करें तो ऊना में 4 दलितों का पीटने वाले कौन थे? यही बजरंगी थे। और बजरंग दल का जब मैंने पहली बार नाम सुना था तो वो 14 फरवरी के दिन वो नाम सुना था जिसमें वो हिंदू धर्म की बहन बेटियों को पीट रहे थे। वो लाठी लेकर के स्वयंभू वो संगठन जो संविधान को नहीं मानता, जो इस देश के कानून को नहीं मानता, जो इस देश के दलितों को पीटता है, इस देश की लड़कियों को पीटता है, और उसमें उन्हीं के समुदाय की लड़कियां शामिल। और दूसरी तरफ गोरक्षा के नाम पर, कभी भारतीय संस्कृति की रक्षा के नाम पर वे जो दूसरे समुदाय हैं उन पर भी अटैक करते हैं। और इतना ही नहीं, सुबोध कुमार सिंह के हत्यारे कौन है? वो भी वही बजरंग दल से जुड़े हुए लोग हैं। 2006 में तो नांदेड़ में एक आरएसएस के कार्यकर्ता के घर में बम बनाते हुए 2 कथित रूप से बजरंग दल के सदस्य मारे गए थे। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, मैं कहीं से इधर उधर से नहीं कह रहा हूं। तो उस बजरंग दल की रक्षा करने के लिए नरेंद्र मोदी वहां बजरंगबली को लेकर के आए हैं। वे उन सवालों का जवाब नहीं देना चाहते जो प्रियंका गांधी पूछ रही हैं, जो मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं, और दूसरा राहुल गांधी से डरे हुए हैं इस समय। और इसलिए वो बजरंगबली को लेकर के आए हैं क्योंकि वो राहुल गांधी की वो जो बारिश में भीगते हुए भाषण देते हुए जो तस्वीर है उससे बेहद डरे हुए हैं। और राहुल गांधी जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का एक तरह का परीक्षण है कर्नाटक का चुनाव। भारत जोड़ो यात्रा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की वो उनका होम ग्राउंड है, वहां पर वो परीक्षण होने जा रहा है। और इसलिए नरेंद्र मोदी अपनी इमेज को भी दांव पर लगा रहे हैं। जो अभी किसी पैनलिस्ट ने कहा कि वहां नरेंद्र मोदी अपने साख को दांव पर लगा रहे हैं, और अगर कर्नाटक वो हारे जैसे हालात दिख रहे हैं तो उसके बाद नरेंद्र मोदी की जो शख्सियत है, जो उनकी साख है, जो उनकी इमेज है, उस पर कितना बड़ा बट्टा लगेगा। लेकिन बावजूद इसके नरेंद्र मोदी अपने जो प्रचार का उनका तरीका है वो उसको जारी रखे हुए हैं। लेकिन उन सवालों का जवाब वो नहीं देना चाहते कि आज भी दलितों पर उत्पीड़न क्यों बढ़ा हुआ है। 150% दलितों पर उत्पीड़न बढ़ा है जब से नरेंद्र मोदी की सरकार है। दलितों की नौकरियां सारी चौपट हो गई। आपने सारे पीयूष उठा करके बेच दिए, जहां दलितों को आरक्षण के जरिए नौकरियां मिलती वो आपने खत्म कर दिए। दूसरी तरफ जो दलित नौजवान है उसको आपने लगा दिया धर्म के धंधे में। और ये बजरंग दल क्या है? अगर मैं थोड़ी इसकी पृष्ठभूमि पर जाऊं, विश्व हिंदू परिषद का युवा शाखा के रूप में उसका गठन होता है। उसके पहले जो कर्ता धर्ता है विनय कटियार साहब। दरअसल आरएसएस ने दलितों और पिछड़ों की एंट्री अपने में नहीं होने दी थी तब। तो वो चाहते थे कि एक ऐसा संगठन हो जहां पर दलित पिछड़े रहे, और वो क्या हो, वो आतंक में शामिल हो, लोगों को आतंकित करने में, वो मंदिर के नाम पर अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए, क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई तो आपको देना नहीं है, आपको विवेक संपन्न तो बनाना नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर को पूजते जरूर है ये, लेकिन उनके विचारों से बहुत डरते हैं। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर के विचारों की बात नहीं करेंगे। उनके संविधान को पूजेंगे जरूर, लेकिन उसमें प्रदत्त जो अधिकार है उसकी बात नहीं करेंगे। तो इसलिए दलितों और पिछड़ों को मोहरा बनाए जाने का काम उस बजरंग दल में हो रहा था। लेकिन जब सत्ता आई तो उस बजरंग दल पर लीडरशिप किसकी है? वो उन्हीं जाति समुदायों की है जो आज सत्ता में है। वो दलित पिछड़े गायब हो गए, वो उनको मलाई फिर नहीं मिली। वो केवल कहीं पीटे गए, कहीं हत्या में शामिल हुए, कहीं दंगों में शामिल हुए। ये पूरा रिकॉर्ड है कि गुजरात में क्या हुआ था। वो जो पोस्टर बॉय था वो अशोक मोची था, दलित था, लेकिन उसी गुजरात में दलितों के आरक्षण के खिलाफ वहां पे दलितों को पीटा गया।
फिर ओबीसी को पीटा गया। मंडल के वृक्ष कमंडल की राजनीति करने वाले कौन हैं? यही हैं। तो इस देश के दलित वंचित तबकों से बड़ी ईर्ष्या है मोदी जी को कि ये कहीं बराबरी में खड़े होकर के अपने अधिकारों की बात ना करने लगे। मोदी जी तो ये कहते हैं कि साहब ये जो वाल्मीकि समाज है उसको मल ढोने में बड़ी आध्यात्मिक शांति मिलती है। तो ये तो वाल्मीकि समाज को उसी नाली में दफन होते देखना चाहते हैं। बनारस की एक पूरी तस्वीर है जहां से वो सांसद है। इसलिए नरेंद्र मोदी इन समुदायों का भला नहीं करने के लिए उतारू है। इन समुदायों को और वंचित और जमींदोज करने पर वो पूरी उनकी नीति काम कर रही है और यही कर्नाटक में वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कर्नाटक की जनता वो ज्यादा विवेकशील है, ज्यादा पढ़ी लिखी है और वो जवाब देने के लिए इस चुनाव में तैयार बैठी। कर्नाटक की जनता जवाब देने के लिए तैयार बैठी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कर्नाटक की जनता और क्या कुछ सोच रही है ये भी समझेंगे, लेकिन एक बार आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, किस रूप में आप देख रहे हैं? ग्राउंड जीरो से लगातार आप रिपोर्ट देख रहे हैं, हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप वहां बैठ करके क्या कुछ समझ रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? कोई भी पोल जो है वो बीजेपी को बढ़त देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा और ऐसे में प्रधानमंत्री का इतना अग्रेसिव भाषण क्या कुछ कहता है आपके नजरिए से? राजीव जी, जो आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का एग्रेसिव भाषण, मुझे लगता है कि एग्रेसिव से भी कहीं ज्यादा ये एक तरह का कम्युनल भाषण है। ये उकसाने वाला भाषण है और एक तरह से समाज के अंदर विभाजन जो पहले से है हमारे यहाँ, जो विखंडन है, उसको और चौड़ा करने का ये एक तरीका है। और मोदी जी ये चाहते हैं और अभी भी वो अपना वही कार्ड खेल रहे हैं कि सांप्रदायिकता की बातें करो और बाकी जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जमीनी जो चीजें हैं, उनको कहीं न कहीं दबे रहने दो। और उसका एक बड़ा कारण ये है राजीव जी कि इस चुनाव को अगर हम देखें तो ये केवल कई कारणों से महत्वपूर्ण बन गया। ये तो हम पहले से कह ही रहे थे। अभी आप देखिए, पिछले साल जो हुए 7 चुनाव जो हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, आपको याद होगा, गोवा, मणिपुर, पंजाब, उसके बाद गुजरात और हिमाचल प्रदेश। इसमें हिमाचल प्रदेश में जीत मिली कांग्रेस को, लेकिन बाकी जगह जो है उसने किसी न किसी तरीके की विभिन्न तरह की गलतियों के कारण या किसी न किसी तरीके से कमजोरी के कारण वो चुनाव या फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसके कारण कांग्रेस जो है नहीं जीत सकी है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक बहुत ही, जिसको हम कह रहे हैं कि न केवल विमर्श विकसित हो रहा है बल्कि चुनाव लड़ने का बहुत ही आदर्श तरीका, एक तरह से हम उसको कह सकते हैं कि एसओपी है, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस के तरह से जो कांग्रेस जो है इस चुनाव को लड़ रही है। और अगर ये चुनाव जो सफल हो गया कांग्रेस के लिए, तो ये चुनाव जो है एक मॉडल के रूप में कांग्रेस के सामने पेश होएगा। वो कैसे, मैं 2 मिनट में ये बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया है कि जब मोदी जो है वो राष्ट्रीय मुद्दे लेके आए, उन्होंने उसके मुकाबले जो है वो एक तरह से उन्होंने स्थानीय मुद्दों को महत्व दिया, जिसका उल्लेख हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। आज दोबारा अखिल स्वामी जी ने किया, जैसे विजया बैंक का विलय हुआ या नंदिनी के ऊपर अमूल को थोपने की कोशिश है, इसका विरोध किया गया। सांप्रदायिकता की जो बात है, सांप्रदायिकता की भी बात जो है उसमें बहुत सारी चीजें थी, तो कर्नाटक ने काफी कुछ भुगता है। और अब जो कर्नाटक है, कर्नाटक की जनता जो है लगता है कि उससे निजात पाना चाहती है। ये कई लोगों के बयानों में, कई लोगों के सर्वे में आ भी गया है। कल जो हनुमान जी की जो एंट्री कराई गई इस चुनावी विमर्श में, उसको लेकर एक आशंका जरूर थी कि क्या इससे जो है कांग्रेस को नुकसान होगा, क्या कांग्रेस ने ऐसी बॉल डाल दी जिस बॉल को खेलने में बीजेपी की महारत है। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस ने बहुत ही सोच समझ कर जो है इस बजरंग दल वाला मामला जो है उसको पेश किया है अपने घोषणा पत्र में कि अगर आवश्यक हुआ तो कर्नाटक में बजरंग दल को बैन भी किया जा सकता है। कैसे? इसको एक तो पवन खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उसको मैनिपुलेट कर दिया कि आप बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए प्रधानमंत्री को मोदी माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये बात कह दी है कि अगर आवश्यक हुआ तो छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को जो है वो बैन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को बहुत ही सोच समझकर उठाया है। और अगर ऐसी बात है तो इस साहसिक पहल के लिए मैं निश्चित रूप से कांग्रेस को बधाई देना चाहूंगा।
कि चुनाव के कारण वो अपने विमर्श से पीछे न हटे, और अगर वो कहती है, कांग्रेस कहती है कि हाँ ऐसे नाजुक मौके पर भी वोट गंवाने का खतरा उठाकर भी अगर वो किसी भी आतंकी संगठन को, उन्होंने पीएफआई को भी बैन करने की बात कही है, तो ये जो है ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इसको बहुत उससे सोच लिया है कि इससे हमें नफा होगा या नुकसान होगा, उसके बाद कहीं ये बात उठाई गई है। अब मुझे ऐसा लगने लगा है, तो घोषणा पत्र में, कर्नाटक के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो बजरंग दल को और पीएफआई को बैन करने की बात कही है, ऐसा लगता है कि ये बात शायद वहां स्वीकार होगी। वहां पर जो कुछ लोग, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी मेरा सवाल है, आप भी शायद इसको पूछेंगे कि उस मुद्दे का पर्टिकुलर, उस मुद्दे का कि हनुमान जी वाला जो मुद्दा है उसको वहां की जनता ने कैसे रिसीव किया है, और क्या ये मुद्दा जो है वो अन्य मुद्दों पर हावी होगा, क्या इससे कांग्रेस को नुकसान होगा। तो पैनलिस्ट क्या बताते हैं, उससे मेरी बात पूरी होगी राजीव जी। तो मेरा ये कहना है कि विमर्श के मामले में और चुनाव को लड़ने का जो तरीका है वो एक आदर्श तरीका जो है विकसित कर लिया है। ये जो है भारतीय जनता पार्टी की बदहवासी का बड़ा कारण है। मोदी जो निराश है वो इसलिए क्योंकि जानते हैं कि कर्नाटक में जिस हिसाब से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उसी को अगर वो आगे ले जाती है, उसका जो ये जो तौर तरीका है चुनाव लड़ने का, वक्त पे उनके बातों को काटना, अपनी बातों को बढ़ना, स्थानीय मुद्दों को महत्व देना, अच्छे कैंडिडेट सामने लड़ना, तो ये जो एक आदर्श चुनाव लड़ने का तरीका अगर विकसित कर लिया कांग्रेस ने, तो पिछली जो अनेक उसकी असफलताएं हैं तो पीछे रह जाएंगी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा। राजीव जी। जी बिल्कुल, यहाँ की जनता कल से हम लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या ये हनुमान जी, बजरंग बली, इन सब को समझ रही है, देख रही है, या क्या इसको मुद्दा मानती है। जनता का कहना है कि तू इधर उधर की बात मत कर, पहले ये बता कि 40% किधर गया। तो जब लोग ये पूछ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ हनुमान जी कहाँ से आ गए, बजरंग दल हो कि कुछ और हो। लेकिन आप बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया है। हाँ, ये उत्तर भारत के हिसाब से देखा जाए तो हो सकता है, लेकिन यहाँ दक्षिण भारत में और आज की तारीख में जबकि सूरज अस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग जैसी बातें कर रहे हैं उसमें बीजेपी के लिए बहुत कुछ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। सीधे शब्दों में कहूँ, ग्राउंड ज़ीरो, अलग अलग शहर से गुजर रहे हैं हम लोग और हर जगह बातचीत कर रहे हैं, समझने की कोशिश, टटोलने की कोशिश नब्ज़ को कि क्या कुछ यहाँ की जनता सोच रही है, किस दिशा में जा रहा है ये चुनाव। तो वहाँ साफ समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री शायद नर्वस हो गए हैं और नर्वसनेस के साथ वो भाषण दे रहे हैं, यहाँ के लोग कह रहे हैं। हमारे साथ दो और साथी जुड़े हुए हैं, जरा आपका परिचय। मेरा नाम मोहम्मद सिफ्तैन। मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद सिफ्तैन। मोहम्मद सिफ्तैन। आपका नाम? जुल्करनैन। दोनों यहाँ के लोकल हैं, इनके पास भी आऊँगा, लेकिन एक बार पहले अमलेंदु जी के पास में आता हूँ। अमलेंदु जी भी हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। अमलेंदु जी, किस रूप में आप बहुत कुछ सुन रहे हैं, जरा आपकी प्रतिक्रिया, किस रूप में आप देखते हैं अब कर्नाटक का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, जरा फटाफट बताइए, क्योंकि इधर भी लोग हैं और सबसे बात करना एक बार चाहूँगा फिर से। राजीव जी, अब कर्नाटक का चुनाव लगभग तय हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार गलतियों पर गलतियां करते चले जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक में गहरी खाई खोदते चले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कांग्रेस पे जो पलटवार किए, उसका आज जो खड़गे जी ने जवाब दिया है, उससे प्रधानमंत्री खिल गए हैं पूरी तरीके से और नर्वस हो गए। जैसा कि आपने कहा, आज चिंचोली जगह है, शायद वहाँ जनसभा थी खड़गे जी की वहाँ थे, और जो पड़ोस का राज्य आंध्र प्रदेश, वहाँ की जो कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी, वो वहाँ संबोधित कर रहे थे, हिंदी में बोल रहे थे। तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने सीधे सीधे मतलब कह दिया कि अब ये लड़ाई जो है मोदी बनाम खड़गे है कर्नाटक के अंदर। मोदी जी गुजरात में गुजरात का बेटा होकर के वोट मांगते हैं, तो कर्नाटक की अस्मिता जो है खड़गे जी के साथ जुड़ी हुई है और इसमें भीड़ ने बहुत उत्साह के साथ जो थी वो तालियां बजाई जबरदस्त तरीके से। यानी कि अब वहां मोदी जी जिस तरीके से वार कर रहे हैं खड़गे जी के ऊपर, वो उल्टा पड़ रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कई बार खड़गे जी का अपमान किया और अमित शाह ने खड़गे जी का अपमान किया, मुझे लगता है कि कन्नड़ अस्मिता के ऊपर एक जबरदस्त हमले के रूप में कर्नाटक की जनता इसको देख रही है अच्छी तरीके से। और आज दिन में भी जब आप लोगों से बात कर रहे थे, तो जो स्थानीय मुद्दा था नंदिनी मिल्क का, यानी जो स्थानीय मुद्दा था नंदिनी मिल्क का, उसको कन्नड़ जनता ने अपनी अस्मिता के ऊपर गंभीर चोट के रूप में देखा है और इसको इस तरीके से देखा है कि गुजरात के दो व्यापारी आकर के जो है वो कन्नड़ अस्मिता पे हमला कर रहे हैं, यहाँ की रोजी रोटी पे हमला कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत गंभीर चीज है। और आज प्रियंका गांधी भी जिस तरीके से हमलावर रही और जिस तरीके से उन्होंने घेरा प्रधानमंत्री को, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस तरीके की गलतियां अगर और जाएंगे तो और ज्यादा करेंगे और जितना जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान ही कर्नाटक में जाकर करेंगे। राजीव जी,
या अपने पिच पे खेल रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने पहले कहा, कि बहुत ज्यादा उन्होंने अपने आप को यहाँ कर्नाटक के स्टेक में लगा दिया है, और वो उनके आगे के राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। क्योंकि जिस तरीके के ट्रेंड हमको दिखाई दे रहे हैं, अगर वो आते हैं रिजल्ट में, तो आप ये देखिए कि उनका अब तक का औरा था वो डेंट होगा। उसी बात पर कांग्रेस के लोगों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो अपने लोकल नेताओं से बात कर रहे हैं और अगर उनके पास टूल्स होंगे उनके सोशल मीडिया डिवीजन में, कि जो सोशल सेंटीमेंट कर्नाटक के लोगों की देख रहे होंगे, तो वो नरेंद्र मोदी के कुछ भी बात बोलने पर रिएक्ट करना बंद कर देंगे, क्योंकि उसका यहाँ पर कोई रेजोनेट नहीं कर रहा, उसको कोई यहाँ पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही। यहाँ पे लोग अपने मुद्दों पर जिनकी चर्चा मैंने की, और दलित जो 17.5% है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा एक और राजीव जी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और कई लोगों से बात करके जो पता चला है कि एक बात चुनाव के 5 समय पहले से भी इसका एक किरदार हम लोगों को मिले थे दिन में। बहुत समय पहले से यहाँ पे एक सोशल कैंपेन चल रहा है, खासकर दलितों के बीच में, यहाँ पे प्रो अम्बेडकर मूवमेंट बहुत बड़ा है, जो शायद बीजेपी उसको कंट्रोल नहीं पाए। दूसरा, यहाँ पे कल हम लोग एक लेखक से मिल रहे हैं, जो कन्नड़ लेखक है, बहुत लोकप्रिय है, उनकी किताब लाखों बिक गई, जेवलूर महादेवा, 10 लाख से ज्यादा किताब बिक गई जी 1 महीने के अंदर। कल हम लोग उनसे मिलने जा रहे हैं, यही मैसूर में रहते हैं। उनकी किताब को लेकर एक मूवमेंट है, एक सोशल मूवमेंट है। तो ये जो अंडर करंट है वंचित समाज में, दलित समाज में, रिजर्वेशन जिस तरीके से हटे लगाए गए, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, कांग्रेस ने 75% का वादा किया है, ये यहाँ के लिए बड़े इशू है। और मुझे लगता है कि इलेक्शन में ये एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा जब ये रिजल्ट हम लोग देखेंगे। कि ये हिडन जो फैक्टर्स हैं, ये हिडन सोशल मूवमेंट है, उनका बहुत इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल दोस्तों, देखिए दिल्ली बैठ करके जब हम स्टूडियो में रहते हैं और चर्चा करते हैं कर्नाटक की, तो वही बातें उसके इर्द गिर्द ही चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी आकर क्या कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं, या प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। इन 4 के अलावा 5 में किसी का की बाइट ना ही आप सुन रहे होंगे, न ही बताई जा रही बातें। लेकिन जब आप धरातल पे आते हैं, ग्राउंड जीरो पे आते हैं, तो मूल मुद्दे क्या हैं, उसके इर्द गिर्द हम जाते हैं। यहाँ मैसूर में 11 सीटें हैं, और इन 11 सीटों पर पहले नंबर पर अगर वोटर्स देखा जाए तो एसटी यानी दलितों की संख्या सबसे ज्यादा है, और उसके बाद सेकंड पोजीशन जो है वो मुसलमानों का, और तीसरा पोजीशन जो है वो लिंगायतों का है, वो का लिगा भी है। ये तमाम जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं। और ये न सिर्फ मैसूर की बात कर रहा हूं, कल हम लोग यहाँ से आगे भी जाएंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वहां से भी आप लोगों तक हम जो पैगाम देंगे, जो कुछ ग्राउंड जीरो पे हो रहा है वो समझाने या समझने की कोशिश करेंगे, तो आप समझेंगे कि कैसे यहाँ के लोग अपनी अस्मिता के साथ उसकी रक्षा करने के लिए, देखिए चाहे कन्नड़ भाषा हो, चाहे नंदिनी दूध हो, चाहे यहाँ के लोकल मुद्दे हों, उन मुद्दों को बहुत नजदीक से उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और गुजरात, जिसके बारे में स्वामी जी लगातार कहते आए हैं, एक बार तो मैं कह रहा था कि स्वामी जी आप गुजराती खाना बहुत अच्छा है, उसको खाया कीजिए, आप उसको मत त्याग मत कीजिए, तो उन्होंने कहा भी था। स्वामी जी स्टूडियो में हमारे साथ हैं। लेकिन गुजरात से धीरे धीरे अब नफरत होने लगी है। मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि अब लोग जो हैं, यहां भी बात कर रहा हूं, तो गुजरात को लेकर के, और खासकर जो नंदिनी दूध का मामला आया है, बनाम नंदिनी दूध बनाम अमूल, उसके कारण बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या लोकल मुद्दे हैं जिस पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, क्या जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हालांकि सुन ही रहे हैं मैं जो कह रहा हूं या हमारे साथी तो कह रहे हैं, लेकिन क्या लोकल मुद्दा और यहाँ का लोकल मुद्दा बोले तो आज कांग्रेस का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मोदी जी 10 साल पहले जब सरकार में बैठे थे, उनके वादे बड़े बड़े थे, यहाँ तक के लो क्वालिटी तक जाके ही नहीं है। सारे हिंदुस्तान का अगर बात करें तो लो क्लास जो आदमी है इतनी तकलीफ में है। आप भी देख सकते हैं, मैसूर में ही ले लो, अभी इलेक्शन चल रहा है,
सभी मंत्री मिनिस्टर सब इधर पे आ रहे हैं सिर्फ क्यों वोटिंग के लिए, और कुछ भी दूसरे इश्यूज के लिए नहीं आ रहे हैं। मोदी जी अभी आए, नंदिनी को उठाए, क्योंकि नंदिनी और कर्नाटक के लोगों में एक क्या बोलते हैं उसको, लड़ाई डालने के लिए आए। लेकिन यहाँ के आदमी समझदार है, ये वक्त है कि कांग्रेस को लाना बहुत जरूरी है। कर्नाटक की बात करें तो देखिए, कह रहे हैं कर्नाटक की बात करें तो कांग्रेस को लाना जरूरी है। आपको क्या लगता है कौन सा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस आ सकती है? भाई लाना जरूरी ये कह रहे हैं, लेकिन अगर आप इनकी बात से सहमत हैं तो कौन सा मुद्दा हो सकता है जिस पर यहाँ की जनता जो है कांग्रेस को जाके वोट करेगी? बेशक कांग्रेस को ही वोट करेगी, क्योंकि आप ही देख सकते हैं 10 साल से जैसे कि हम लोग भी युवक हैं तो हम भी बेरोजगार हैं। जैसे कि मैं भी एमबीए किया हुआ हूँ, ऐसे कई सारे युवक। आप एमबीए किए हुए? हाँ, मैं भी एमबीए हूँ। तो जो घर पे कोई युवक को पढ़ाता है कि उसको अच्छी सी नौकरी मिले बोल के, मगर 10 साल से कोई नौकरी नहीं है। आप देख सकते हैं ना, नौकरी तो नौकरी, महंगाई बढ़ रही है, उसके अलावा महंगाई की वजह से दंगे फसाद हो रहे हैं। तो आप ही देख सकते हैं ना, युवक गलत रास्तों पे चला जा रहा है। तो डे टू डे उनका जो एक्टिव ये रहता ना, जो उसकी वजह से। और जैसे अभी मैं बताता हूँ, देखो जब हमारे सिद्धरामैया सर जब सीएम थे ना इधर पे, तो तब कई सारे ये बेनिफिट्स दिए हुए थे। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, शादी भाग्य हो या इंदिरा कैंटीन थी, ऐसे कई सारे वो बेनिफिट्स दिए हुए थे। तो अभी तो जनता जाग चुकी है, तो आने वाले इलेक्शन में बेशक कांग्रेस आएगी, 100% आएगी। जी, तो देखिए ये युवा हैं और एमबीए किए हुए हैं, लेकिन रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। उम्मीद है कि अगली सरकार अगर कांग्रेस की आती है तो रोजगार भी, और कांग्रेस तो वादा कर रही है शायद आपके लिए 3,000 रुपए, बेरोजगार अगर हैं तो 3,000 रुपए, और जो ग्रेजुएट जो हैं उनके लिए जैसे हम लोग जैसे कई सारे बेरोजगार हैं, जो युवक अच्छा पढ़े लिखे हुए हैं, टैलेंटेड हैं, मगर उनको यूज नहीं हो रहा है। जो पढ़ाई पढ़ के है ना, तो यूज नहीं हो रहा है। इसलिए हमारी सरकार आना जरूरी है, कांग्रेस सरकार आना जरूरी है। हमारी सरकार कह रहे हैं, मतलब ये ऑलरेडी मान रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की आएगी तो इनकी सरकार है। लेकिन संकल्प जी, आपसे समझना चाहता हूं कि क्या मुद्दा है जिस मुद्दे पे कांग्रेस चुनाव लड़ रही है? हालांकि हम लोग बात कर रहे हैं, देख ही रहे हैं, लेकिन और वो मुद्दा जनता को लुभा रही है। कौन सा मुद्दा है जो कांग्रेस जिससे लड़ रही है और जनता उससे प्रभावित होकर के जाके वोट? तो बेसिकली कांग्रेस ने भी अपना जो ये अभी मैनिफेस्टो, उसको उसके अलावा जो बीजेपी के आने के कारण जो सेटबैक हुए, जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं एमबीए की हुए, ऐसे बहुत सारे आपको बेरोजगार मिलेंगे। तभी तो मोदी जी एग्रेसिव हो रहे हैं, तो उनको खुद को ही मालूम पड़ गया कि मेरे क्या हालात होने वाले हैं, तभी एग्रेसिव हो रहे हैं। मैं आपको एक तमिलनाडु का एक उदाहरण देता हूँ। हमारे तमिलनाडु में एक भाई को शायद आई थिंक टोटल वोट होंगे 1,75,000, तो कांग्रेस के कैंडिडेट काम किया था, तो 60,000 प्लस वोटों से कांग्रेस के कैंडिडेट जीते थे। और उसमें ना तो प्रियंका जी आए, ना राहुल जी आए, कोई कांग्रेस कैंडिडेट। उन्होंने काम किया था, इसीलिए अपने बलबूते में जीते। तो जब इन्होंने, इनको मालूम पड़ गया इनकी सरकार ने काम नहीं किया, 40% पे खेलते रहे हैं, पैसे खूब बना लिए इन्होंने, तो इसीलिए इनको आना पड़ा मैदान में। राजा तभी आता ना मैदान में, तो इनको मालूम पड़ता है उसकी टीम हार चुकी है, उसके सफाई फेल हो चुके हैं। तो मेरे को ये लग रहा है कि इस कारण लोग अभी तंग आ चुके हैं। जो लोग तंग आ चुके हैं, स्वामी जी आप ग्राउंड जीरो से सुन रहे हैं, लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए क्या कहेंगे? स्वामी जी अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। आपके जो वहां पे युवा हैं जिन्होंने एमबीए किया है, मैंने अपने जीवन में केवल एमबीए स्टूडेंट्स को राजीव जी पढ़ाया है, और मैं जो दुखी होके आपके डिबेट में बोलता हूं, मेरे आंखों में इसलिए आंसू आते हैं। मेरे छात्र मेरे बच्चों की तरह हैं, और जब मैं अपने छात्रों की कष्ट देखता हूं, वो भी भक्त बन गए थे, वो भी मोदी जी का समर्थन करते थे, बीजेपी का समर्थन करते थे, और आज मेरे सामने आके रोते हैं कि साहब नौकरी नहीं है, 15,000 की नौकरी नहीं है, शादी कैसे करें, अपने माँ बाप का जो पैसा उन्होंने लोन लेके हमको पढ़ाया था उसका इंटरेस्ट का पेमेंट कैसे करें।
ये स्थिति है, इसलिए मैं रुष्ट होकर आपकी डिबेट में बोलता हूं। और दूसरी बात देखिए कितनी एक राजीव जी, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं और जो कल डिबेट हुई उससे भी सहमत नहीं हूं। जो ये बजरंग दल पे और पीएफआई पे बैन करने की कांग्रेस की बात की है, बिल्कुल सच है, ऐसा होना चाहिए। इसलिए अगर बजरंग दल बजरंग बली के प्रतीक हैं, तो बजरंग पूनिया बैठे हुए हैं 9 दिन से जंतर मंतर पे, वो पहलवान जिसने देश की सम्मान को बढ़ाया, उसका नाम क्या है? बजरंग पूनिया। अगर बजरंग पूनिया को खाना पीना सोने से वंचित किया जा रहा है, तो यह बजरंग दल का भगवान बजरंग बली का अपमान कैसे नहीं है? देखिए, वास्तविकता में यह देश को समझना पड़ेगा। अतिवादी कोई हो, किसी धर्म का हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई हो, हम उसको सहन नहीं करेंगे। इस देश में केवल वो चैन से रह पाएगा जो आपसी सद्भाव और संभाव की बात करेगा। अगर बजरंग दल मस्जिदों के सामने जाके कट्टा लहराता है, अगर वो गौरक्षकों के नाम पर बिल्कुल गरीब लोगों को, दुबले पतले लोगों को भीड़ पकड़कर पीट देती है, अगर वो बिल्किस बानो को रेप कर देती है, हम उसका विरोध करेंगे। और वास्तविकता में मैं शिक्षक हूं, देखिए राजीव जी, मैं बिल्कुल गुरु हूं, शिक्षक हूं। अपने बच्चों के, अपने युवा शिष्यों के दुख से मैं दुखी रहता हूं। वो मेरे बच्चों से बढ़कर हैं, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया है, और जब मैं उनको दुख में देखता हूं तो मैं दुखी होता हूं। ये जो भारतवर्ष की दुर्दशा हो रही है, बजरंग दल को बजरंग पूनिया से कंपेयर करके देख लेंगे। बजरंग दल ने देश की कितनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, कहां का मेडल जीते हैं, बजरंग पूनिया ने। अगर बजरंग बली का सही में जो शक्ति का प्रतीक है बजरंग बली, बजरंग पूनिया है, यह बजरंग दल नहीं है। बजरंग दल जो है केवल हिंदू धर्म पे एक धब्बा है, जो कि मेरे जैसे सनातनियों के और हिंदुओं का अपमान करता है, और इसीलिए मैं इसका विरोध करता हूं राजीव जी। विरोध क्यों, और उसमें भी बजरंग दल की बात कह रहे हैं और बजरंग पुनिया। तो बजरंग नाम के जो थोड़ी देर पहले मैं भी कह रहा था कि चाहे बजरंग नाम हो, स्वामी जी आपका तो टाइटल ही स्वामी है, सरनेम, और आपको लोग बिल्कुल ये सोच ले कि आप भी जाकर के वहां कहीं गुफा में उसी ढंग से धुनी रमाएंगे, चारों तरफ कैमरे भी रखेंगे, तो ऐसे भी आप स्वामी ना वैसे रहेंगे ना ऐसे रहेंगे। तो बात यहाँ नाम से नहीं है, बात कर्मों से है, और कर्म कौन क्या कर रहा है उसकी चीड़ फाड़ हम कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात कि क्या एक नाम से, किसी का नाम कुछ भी है, उससे आप भगवान के नाम को जोड़ दोगे और फिर रोना रोओगे और फिर उसको चुनाव में लेके आना चाहोगे। तो बहुत कुछ है। जरा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, किस रूप में आप देखते हैं इस पूरे मसले को? हालांकि ये बहुत ही, कहूं तो ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है हम जैसे लोगों को, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ध्यान भटकाते हैं, और इसलिए भी इसको क्लियर करना भी जरूरी होता है। आपके नजरिए से जो कुछ चल रहा है, और उसमें प्रोफेसर रविकांत जी, उसमें ध्रुवीकरण की राजनीति, और उस राजनीति में कितना सफल होती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी? देखिए राजीव जी, कर्नाटक दक्षिण भारत का पहला राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सफल हुई थी, और वो आज से नहीं, 2004 से ही आप शुरू करेंगे तो लोकसभा में उसे कांग्रेस पार्टी से ज्यादा सीटें मिलती रही है। और उसका जो खास करके दक्षिणी हिस्सा है कर्नाटक का, और थोड़ा सा मध्य हिस्सा, उसमें पोलराइजेशन की गुंजाइश रहती है। और यही वजह है कि पिछले 1 साल से, जब से कर्नाटक का चुनाव नजदीक आ रहा था, 2-3 मुद्दे बहुत तेजी से उभर करके सामने आते हैं। एक तो टीपू सुल्तान का मुद्दा आया, उसको भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से टीपू सुल्तान को केवल मुस्लिम के साथ जोड़ा, जबकि जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, वो सिर्फ प्रोफेसर स्वामी जी जैसे लोग नहीं, उन नौजवानों ने भी जो आपके अभी आसपास हैं, वो भी जानते हैं कि टीपू सुल्तान वो पहला व्यक्ति है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए रणभूमि में मारा गया। उसने फ्रांस के साथ जो तालमेल बनाया था, वो वहां से स्वतंत्रता की चेतना लेकर के आता है। असली अगर आप कहें कि राष्ट्रभक्त उस दौर में जो रण क्षेत्र में मारा गया, वो टीपू सुल्तान, तो वो भी नहीं चला। फिर बीच में वो नकाब वाला इशू आया, उसको बहुत लंबे समय तक
घसीटा गया। और घसीटने वाला कौन था? वो जो नोएडा में जो मीडिया है, वो तस्वीरें यहां से चलती हैं और उसका असर उत्तर भारत पर डालने की कोशिश होती है। लेकिन आज के कर्नाटक में मुझे लगता है वो नकाब वाला भी मुद्दा, हिजाब वाला भी मुद्दा वो वहां बीजेपी नहीं चला पाई, और वो भी कहीं ना कहीं वो पृष्ठभूमि में चला गया। ये नया मुद्दा पकड़ा है बीजेपी ने कि अगर कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है पीएफआई की तरह है, बजरंग दल को भी बैन किया जाएगा। और बजरंग दल क्या है? बजरंग दल पे तो पहले भी बैन लग चुका है। पीवी नरसिंह राव सरकार ने बजरंग दल पर बैन लगाया था, और बजरंग दल के साथ जिन 5 संगठनों पर बैन लगाया था उसमें 2 मुस्लिम संगठन थे, 3 हिंदू संगठन। तो ये तब से लेकर के अब तक एक आतंक का पर्याय है। ये छोटा सांड है जो अपने आप को बजरंगी कहते हैं, जो कहीं भी दलितों को पीट सकते हैं गोरक्षा के नाम पर, या स्त्रियों को प्रेम करने के नाम पर पीटते हैं। तो वो अपने घरों की लड़कियों को उनके घर में तक ही सीमित करना चाहते हैं। और थोड़ा और अगर जाए तो मोहन भागवत जी ने क्या कहा था कि अगर पत्नी पति की सेवा नहीं करती है तो उसको बाहर धकेल दिया जाए। तो आप स्त्रियों को उसी मनुस्मृति के अनुसार चलाना चाहते हैं, हिंदू धर्म की स्त्रियों को। ये 14 फरवरी को जो करते हैं लाठी लेकर के सरेआम खड़े होते हैं, इनको संविधान की कोई फिक्र नहीं है, इनको कानून की कोई फिक्र नहीं है, ये बेलगाम है। और इसीलिए अगर आज ये कांग्रेस पार्टी कह रही है तो निश्चित रूप से ये बहुत बुनियादी मुद्दा होगा। लेकिन बीजेपी उसका ध्रुवीकरण करके जो वोट हासिल करना चाहती है, मुझे लगता है कि अगर दक्षिणी कर्नाटक में उसका थोड़ा असर हो जाए तो हो सकता है, क्योंकि वो लव जिहाद वाला भी वहां चलता रहा, जबकि उसकी सामाजिक परिस्थितियां कुछ उलट हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, एक लंबा विषय है। वहां सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हैं जहां हिंदू और मुसलमानों के बीच शादियां होती रही, लेकिन उन शादियों को भी लव जिहाद का नाम दे करके, और यही बजरंगी खड़े होते थे उन लड़कियों को कभी धमका करके थाने तक ले जाना, कभी उनके साथ मारपीट करना। तो ये बजरंग दल की सियासत पूरी रही है, जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हेल्प करती है। लेकिन कर्नाटक में मुझे लगता है कि वो ध्रुवीकरण नहीं चल पा रहा है। इसका जो कांग्रेस पार्टी संदेश देना चाहती है कि ये सिर्फ किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये अपने धर्म की स्त्रियों के खिलाफ है, ये दलितों के खिलाफ है। कभी बजरंग दल को आपने सुना है कि वो दलितों और पिछड़ों के आरक्षण को लेकर के उन्होंने आंदोलन किया हो? कभी आपने सुना है कि पूरे कोरोना काल में जहां पर मेडिकल की दुकानें हजारों रुपए महंगा दवाई दे रही थी, बजरंग दल के लोग वहां डंडा लेकर के गए हो, करे साहब आप क्यों कर रहे हैं, हिंदू तो मर रहे इस तरह से और आप उनको इतनी महंगा दवा दे रहे हैं? आरएसएस के लोगों को आपने देखा? कभी देखा कि कोरोना काल में जो लोग मर रहे थे उनके लिए ऑक्सीजन इन्होंने दी हो, अपने घर इन्होंने खोले हो? कभी देखा आपने? उसी में जब मजदूरों पर लाठियां पड़ रही थी तो क्या ये बचाने आए थे मजदूरों को? जो लाखों मजदूर बेघर हुए इस सरकार की वजह से, पैदल चल रहे थे, पैर लहूलुहान थे, उनके बच्चे मर रहे थे, बजरंग दल का कोई आया लठे? तो ये जो स्वयंभू ठेकेदार है धर्म और संस्कृति के नाम पर जो हत्याएं करते हैं, जो आतंक पैदा करते हैं और वसूली करते हैं, ये भी आरोप है बजरंग दल पर कि गोरक्षा के नाम पर वो वसूली करते हैं। और इस तरह की कई घटनाएं आई है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी ने ये मुद्दा उठा करके उन दलितों के भीतर भी ये चेतना पैदा करती है, उन पिछड़ों के भीतर भी, कि ये असल में क्या करना चाहते हैं, और महिलाओं के भीतर भी जो असुरक्षित महसूस करती हैं बाहर निकलने में कि बजरंगी कहीं ना खड़े हो। तो वो मुद्दा भले ही दक्षिण कर्नाटक में चल जाए, लेकिन इसका दूरगामी असर होने जा रहा है। और जो उत्तर भारत समझ रहे हैं कि उत्तर भारत में हम ध्रुवीकरण करेंगे, ये ध्रुवीकरण की सियासत अब नहीं चल पाएगी, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा अगर किसी ने उसका उठाया है नुकसान, तो वो दलित है और पिछड़ा है और महिलाएं हैं। आपने अल्पसंख्यकों को तो लाठी से हाँक ही दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा आपने छलनी किया है इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को। और आज भी सबसे ज्यादा बाबा साहब अम्बेडकर के सिपाही उस संविधान की रक्षा करने के लिए इस देश के सारे दलित, आदिवासी और पिछड़े वो लामबंद है, खड़े हुए हैं कि अगर हमको अपना बलिदान भी देना पड़ेगा तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन
बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। और यही कर्नाटक की जनता जो 17.5% दलित है, वो जवाब देगा भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी की ये सियासत को कि वहां ध्रुवीकरण नहीं चलेगा। ध्रुवीकरण की राजनीति और उसमें कहां क्या कुछ हो रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी उसमें सफल हो पा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बात कह रहे हैं, क्या यहाँ की जनता इस बात को समझ पा रही है? क्या उस पर क्या जनता फिर से बीजेपी को जीत दिलाएगी? जरा एक बार फिर से प्रशांत जी आपसे समझना चाहता हूं कि ये जिस ढंग से एग्रेसिवनेस के साथ में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, और अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी को भी आपने सुना, और फिर रविकांत जी को भी आप सुन रहे थे। जो रविकांत जी बात कह रहे हैं, उत्तर भारत के हिसाब से क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जरा आपसे समझना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या ये मान लिया है कि कर्नाटक तो हाथ से जा रहा है, लेकिन जो समय है उसमें थोड़ा उत्तर भारत के जो लोग हैं, और खासकर जो अभी अगले 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, सेंट्रल इंडिया में राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे थोड़ा आज से ही उसके लिए कर्नाटक से प्रचार शुरू कर दिया जाए, ये माना जाए। देखिए, ये कश्मीर में कुछ करते हैं तो इनकी निगाह उत्तर भारत में रहती है। उत्तर भारत का मतलब कि हिंदी भाषी, और अगर आप बीजेपी और आरएसएस की पिछले, खासकर जब से नरेंद्र मोदी आए, तो आप देखिएगा कि उनकी जो तरीके रहे, तौर तरीके, जो उनका नैरेटिव है, जो भाषा है, जो नारे हैं, जो भाषण है, वो हिंदी स्पीकिंग एरिया में तो कंसोलिडेट किया और बाहर नहीं जा पाए और एक्सपेंशन नहीं हो पाया। जबकि आप अगर केंद्र में सत्ता में थे तो आपको एक्सपेंशन करना चाहिए था। अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी ने एक्सपेंशन किया था, केवल वर्टिकल एक्सपेंशन नहीं किया था कि बीजेपी के साथ तमाम सामाजिक पृष्ठभूमि के नेताओं के, उनके दलों के साथ गठबंधन किया था। वो सारे गठबंधन अब बाहर जा चुके, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल भी उन्होंने कोशिश की थी, जिसकी वजह थी कि अनंत कुमार यहाँ पे आए, जिसकी वजह थी कि येदियुरप्पा आए। ये पॉलिसी उस जमाने की थी, लेकिन अब आप देखिए कि वो सारे रीजनल लीडर्स को पीछे कर दिया गया। बीजेपी की तरफ से कर्नाटक में कर्नाटक के नेता प्रचार नहीं कर रहे, और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं जो कर्नाटक के इश्यूज पर बात नहीं कर रहे। तो ये कोई बहुत समझदारी वाली बात नहीं मानी जाएगी आगे। लेकिन उसका नुकसान क्या, देखिए, अगर आप यहाँ पे ऐसे इश्यूज लेकर आ रहे हैं जो उत्तर भारत के हैं, जो नॉर्थ इंडिया के हैं, वहां आप पोलराइज करने की नीयत से कर रहे हैं, तो और यहाँ पे आपको घाटा हो रहा है, कौन सी समझदारी की बात है? अगर कल कर्नाटक इनके हाथ से निकलता है तो आप देखिए कि दक्षिण भारत में एक फुटबॉल जो बीजेपी का है, एक पैर है। आप तेलंगाना में नहीं है, आप पौंडीचेरी में नहीं है, आप आंध्र प्रदेश में नहीं है, आप केरल में नहीं है, आप तमिलनाडु में नहीं है। तो अगर आप दक्षिण भारत में कहीं भी एक फुटबॉल आपके पास है और उसको भी आप गंवा देना चाहते हैं, क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कुछ अपनी राजनीति को मजबूत करना है, तो ये मैं कहूँगा कि बहुत समझदारी वाली बात तो नहीं है। और कर्नाटक में इंतजार है कि प्रधानमंत्री मोदी आए और कर्नाटक के मुद्दों पर बात करें। वही तो कांग्रेस कह रही है, कर्नाटक के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरे की आप देखिए, जनता से भी अगर आप बात कीजिए, सुबह हम लोग एक महिला से बात कर रहे थे रास्ते में, और भी कई लोगों से बात हुई, लोग यहाँ के मुख्यमंत्री को जानते ही, जो भी अच्छा या बुरा है वो नरेंद्र मोदी हैं। तो आप अपनी इमेज तो आपने बना दी, आपकी फोटो सब जगह टंग गई, आपके पोस्टर बैनर सब जगह टंग गए, लेकिन उससे नुकसान हो रहा है। और उससे नुकसान तो हो रहा है कि आप अगर क्षेत्रीय नेताओं को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो आप पार्टी के भविष्य के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको और दूसरे बड़े रूप में अगर आप देखिए कि ये वाजपेयी जी या आडवाणी या मुरली मनोहर जोशी की बीजेपी थी, इससे बड़े एक स्ट्रॉन्ग सेकेंड लाइन बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सेकेंड लाइन में भी नहीं थे, थर्ड लाइन में थे।
सेकेंड लाइन के नेता सुषमा स्वराज, अरुण कुमार, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, ये लोग थे। ये प्रमोद महाजन, ये बड़े नेता बने आगे जाके। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी इसमें थर्ड लाइन के नेता थे जो आज प्रधानमंत्री है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कोई एक लाइन बना रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी कर्नाटक के क्षेत्रीय नेताओं को भी एक मौका दे रहे हैं कि तुम्हारे ही पोस्ट तुम भी आगे आओ? क्या आप मुंबई के पोस्टर देख रहे हैं आप मोदी से कर्नाटक में है? बहुत वाजिब सवाल है और हम लोग लगातार घूम रहे हैं सड़कों पे और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्नाटक की जनता अपने मुख्यमंत्री को दोबारा उस कुर्सी पर देखना चाहती है या नहीं। उसमें से मैक्सिमम लोग जो हैं वो कहते हैं कि नहीं, बहुत हो गया, अब हमको कोई और मुख्यमंत्री चाहिए। कोई और मुख्यमंत्री में क्या कांग्रेस का मुख्यमंत्री या बीजेपी का? कुछ लोग हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री चाहिए। सवाल ये भी पूछते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं, फिर उनको मुख्यमंत्री बना लोगे तो मुख्यमंत्री कर्नाटक के तो वो बनेंगे नहीं, जाएंगे तो गुजरात जाएंगे और वहां भी आप मुख्यमंत्री तो बनेंगे नहीं। तो सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों को थोड़ा मजाकिया लिहाज में हम बात करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए, और दोस्तों जहां अभी खड़े होकर के हम चर्चा कर रहे हैं ये जगह है, हाँ बिल्कुल आपके पास आता हूँ। बिल्कुल मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ। आप कैमरामैन को बोलेंगे थोड़ा फोकस करें तो पीछे भी देखेंगे, वहाँ मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ सिर्फ मोदी जी की फोटो एडवर्टाइजमेंट में आ रही है, कोई लोकल लीडर की नहीं आ रही। तो शायद इनका वो मैनिफेस्टो है और वो थोड़ा वो करना जरा। हाँ वो अंधेरा फोटो आ रही है, ठीक है। वो बिल्कुल मोदी जी की फोटो बहुत और भी दिखाएंगे हम, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत जो यहाँ पर है लोकल लीडर और बैनर पोस्टर तो ऐसे भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत महंगा चुनाव है। दक्षिण भारत का चुनाव बहुत महंगा होता है, कल भी हम चर्चा कर रहे थे और आज भी बता रहा हूँ, बहुत महंगा चुनाव है। लेकिन ये जो चुनाव है, ये जो खर्चा है, ये कहाँ जा रहा है? क्या जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं परिवर्तन चाहिए, वो अंतिम दिन जाकर के वही बटन दबाएंगे या कहीं और दबाएंगे? क्या ये खर्चा वाला काम जो है वो ज्यादा फायदेमंद नजर आएगा इन पार्टियों को? ये सब देखेंगे। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो है। दक्षिण भारत का चुनाव, उसमें भी कर्नाटक का चुनाव, तेलंगाना का चुनाव, आंध्र प्रदेश का चुनाव, ये सारे चुनाव बहुत महंगे चुनाव होते हैं। एक बार जल्दी जल्दी आपके पास भी आना चाहता हूँ, इतना खर्चा कैसे हो जाता है? बैनर पोस्टर तो दिख नहीं रहे। वो बीजेपी की गवर्नमेंट वालों के पास कुछ भी खर्चे का हिसाब नहीं है। अगर से वही दूसरा आदमी रहा तो उसको IT रेट, ED रेट करवा देते हैं। वही जो उनकी सरकार है अभी इधर जो। लेकिन चुनाव में यहाँ ED IT ये सब नहीं दिखाई देता। नहीं, इधर चल रहा है। आपको उस चीज का आपको पता नहीं है, अंदर से बहुत तकलीफ दे रहा है दूसरी पार्टी में, एक्सेप्ट बीजेपी को छोड़ के दूसरी पार्टियों को तकलीफ। हाँ जी, इनकी सरकार है, उन्होंने कुछ भी कर सकता है, कुछ भी और करके दिखा रहे हैं। वो क्या है करके सबसे बड़ी बात, आप प्रधानमंत्री जी करके बोल रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की मन की जो बात है, वो उनकी मन की बात जो है पहला झूठ है, इसके बाद मुद्दा रखते हैं। इसीलिए पहले जो 2014 में जो गैस सिलेंडर का रेट, डीजल, पेट्रोल, जो असेंशियल कमोडिटीज, जो चीनी है, वेजिटेबल्स है, तेल है, आज के 2020 के दिन में कितना फर्क हो गया? ऐसा देखे तो मिडिल क्लास का आदमी, एबो पॉवर्टी लेवल, बिलो पॉवर्टी लेवल का आदमी तो जीना, आपकी जिंदगी करना बहुत महंगा है। इसीलिए मतलब महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा है यहाँ पे। आपको भी लगता है कि ये मुद्दा है? आसमान छू रही महंगाई। मैं कल ऑटो में सवार कर रहा था, ऑटो वाले से मेरा नेचर है, मैं कभी तो बात करता हूँ। थोड़ा सा लगाइए। हाँ, ऑटो वाले से मैं भाई से नेचर से बात कर लेके जा रहा था, तब पूछा मैं क्या सब किसको वोट डालता है इस बार? बोला सिद्धरामैया जी जब CM बने थे इधर पे इंदिरा कैंटीन लाए थे कर्नाटक में। वो बोल रहा उसके पिताजी की एज आके 70 ईयर्स, माता जी 65। उसकी बीवी का देहांत हो गया, उसके 2 छोटे बच्चे। ये ऑटो चला के कमा के घर को जाना है। इनके माता जी की सेहत बराबर नहीं है, तो ये इंदिरा कैंटीन से 10 रुपए में इडली, वड़ा और भात लेके घर को लेके जाके देता था, और फिर ऑटो चला के मेहनत करके फिर दोपहर का खाना पार्सल लेके जाता। इसको इतनी सहूलत थी सिद्धरामैया जी के सरकार में, बहुत सारे बहुत अच्छे ये थी, सहूलत थी, कम से कम खाने को मिलता सुकून से। अभी कोई लोग इतना क्यों रहता था इंदिरा कैंटीन में? हम भी वहां पे जाके खाते थे, कभी कॉलेज के निकले या बिजनेस को अध्ययन में, जब कॉलेज के बाद बिजनेस जाना पड़ा
जाना जाते जाते हम क्या करते, खा लेके निकल जाते, अच्छा रहता था। एक छोटा मुद्दा भी इतना बनाव कर दिए ये लोग, बहुत खराब कर दिए। इस बार अगर कांग्रेस नहीं आई, फिर से बीजेपी सरकार आई, तो ऑटो वाले नहीं नहीं, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी मर जाएंगे इधर। तो देख लीजिए, उम्मीदें बहुत लगी हुई है कांग्रेस से। ये बता रहे हैं हमारे साथी कि अगर कांग्रेस नहीं आई तो बहुत बुरा होगा। और कांग्रेस इसलिए क्योंकि दो पार्टियां हैं, जेडीएस बहुत छोटी पार्टी दिखाई दे रही है यहाँ के उसमें देखे तो, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने चुनाव वाली पार्टी ही नहीं है। ये तो हम लोगों की गलती है कि हम मोदी जी की बात सुनकर वोट डाल दिया 10 साल पहले, लोग हमको को पकड़ के चल गए, वरना यहाँ पे कर्नाटक में बीजेपी आने का सवाल ही नहीं था। देखिए 10 साल पहले मोदी जी को वोट डाले थे, यानी बीजेपी के वोटर थे, लेकिन अब बीजेपी के वोटर नहीं है कह रहे हैं। तो एक बार फिर से आपके पास आता हूं और फिर डॉक्टर दीपक पासवान जी आपके पास भी आना चाहूंगा कुछ कमेंट्स के लिए। आपसे भी थोड़ा सा, जो एक बहुत गंभीर बात और बड़ा कहें तो मार्मिक बात बता रहे थे कि ऑटो रिक्शा वाला अपनी माँ को खाना देने के लिए इंदिरा कैंटीन से वो खाना लेकर के तो क्यों बोले तो जैसे कि आप ही जानते हैं, जैसे कि ऑटो वाले वो लोग दिन में ऑटो चलाते हैं और घर से रहते हैं। 10 रुपए को अगर कोई अच्छा सा बढ़िया सा खाना मिल रहा है तो बेशक वो जाके उधर पे, और सहूलत है ना। तो आप अगर एक जैसे कि अभी इंदिरा कैंटीन में जो इडली वगैरह जो मिलती थी, अगर दूसरे होटल में जाएंगे आप तो आपको ही पता है ना। तो देखिए हम अभी सड़क पे हैं, थोड़ा रुकना चाहूंगा, सड़क पे हैं, आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही होगी, पीछे स्टैच्यू है कृष्णदेव राय की, जो यहाँ के राजा थे, उनके बारे में बता चुका हूँ। और आवाज शोरगुल आप सुन रहे होंगे, थोड़ा सा वो एक माहौल, एक फील कि हाँ हम सड़क पे हैं और ग्राउंड जीरो से आप तक इस न्यूज पॉइंट पे पहुंचा रहे हैं। थोड़ा अगर मैं चाहूंगा, अगर कोई ऑटो चलाता हुआ, ऑटो रिक्शा का ओनर अगर हो यहाँ पे है, अच्छा आप आ रहे, अरे क्या देखिए इधर आइए। अभी ऑटो रिक्शा की बात हो रही है और देखिए ऑटो रिक्शा चलाते हैं और इनसे समझना चाहता हूँ क्या कुछ देख रहे हैं आप पिछले, देखिए हाँ, ನಾನು 29 ವರ್ಷದಿಂದ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೆ. ಈಗಲೂ ಆಟೋ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ कन्नड़ में बोल रहे हैं, ट्रांसलेट कर देंगे। ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಹಿಂಸೆ ಆಗಿದೆ. ಇದೇ ರಾಮದಾಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಏನಂತ ಹೇಳೋರು MLA ಅವರು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ಹಂಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೇನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು? हाँ, थोड़ा समझ लेते हैं क्या कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे। देखिए अभी ये तो ऑटो ड्राइवर हैं 20 को 9 साल से, यानी कि 29 ईयर से चला रहे हैं 250 रुपए। मगर ये बोल रहे हैं जैसे कि इतनी महंगाई हो गई है, जैसे कि गैस हो या गैस, अच्छा कई सारे चीजें हैं जो दिन को दिन बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। और ये बताए कि इनके जो क्षेत्र के जो MLA है ना रामदास, वो इनको वादा किए थे कि जैसे कि मैं इनको बना के देते, फ्री जो ड्राइविंग लाइसेंस रहता ना वो बना के देंगे। मगर ये क्या बता रहे हैं, वो रामदास को ही सीट नहीं मिली तो मेरे को क्या मदद करके देते हैं बोल के। वो क्या बीजेपी से थे? जी बीजेपी ना, कांग्रेस अच्छा कांग्रेस आए तो 10 kg राइस है ना, 250 यूनिट है ना, सब इंदिरा कैंटीन ना, 5 रुपए को खाना मिलता है। बीजेपी क्या मिलता है? पैसे हमारे पास है ना, क्या खाना है ना। बिल्कुल कह रहे हैं कि 5 रुपए में कांग्रेस के शासन में इंदिरा कैंटीन से खाना मिल जाता था, लेकिन अब चूंकि बीजेपी है और जेब में पैसा कितना भी कमा लें, जेब में पैसा बचता नहीं है तो किसको खिलाएंगे, क्या करेंगे, ये कह रहे हैं। तो बहुत कुछ अलग अलग देखिए और भी धीरे धीरे लोग जुट रहे हैं, लेकिन एक बार जय कर्नाटक, जय सिद्धरामಯ್ಯ। ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ DK ಅವರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಫೇವರ್. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಕಡೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 11 ಪಕ್ಕ ಗೆಲ್ತದೆ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕೋಣ. क्या बता रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट सरकार जो है सिद्धरामैया साहब इधर पे आना, अभी के साथ के जैसे आदमी लोग इधर पे आना, तो और कांग्रेस सरकार नहीं आए तो अपना सरकार रख देंगे बोल के बोल रहे हैं। सीएम होना, DK सर सीएम होना बोल के बोल रहे हैं। ये इनकी इच्छा है और ये इच्छा इसलिए नहीं कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है, इसलिए नहीं, इसलिए कि जेब में पैसे भी हों और
पेट में दाना भी हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और वही कह रहे हैं जो रोज कमाने वाले लोग हैं, रोजी रोटी की तलाश में भटकते हैं, और उनके पास अगर सीधा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, किस रूप से आप देखते हैं, सुन रहे हैं आप बहुत लोगों की बातें, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, ये जो अंतिम जो ऑटो रिक्शा चालक भाई साहब जो है, इनका बयान मैं बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि राजनीति में या पूरे लोकतंत्र का जो आधार है वो सामान्य व्यक्ति ही है। जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि आप जो भी काम करते हैं वो अच्छा है या बुरा, इसका एक मैं आपको ताबीज देता हूं। और ये पहले आप पता कीजिए कि उससे समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति को फायदा होता है या नहीं होता। अगर आपके काम से समाज में के अंतिम व्यक्ति को फायदा होता है, मतलब आपका काम अच्छा है। अगर इनकी अपेक्षा जो है, अगर इन्हें लगता है कि सरकार में बदलाव होगा तब मैं जो है सरवाइव कर पाऊंगा, तब मेरे पेट में अनाज का दाना आएगा, तो ये बड़ा निर्णायक तत्व जो है वो मैं देख रहा हूं इस चुनाव में। ऐसा लगता है कि ये जो बहुत सारी जो अन्य चीजें थी, चाहे वो टीपू सुल्तान वाला मामला हो, हिजाब वाला मामला हो, या हाल ही में उठाया गया जो बजरंग बली वाला मामला था, ये सारे के सारे मामले जो है वो जन सरोकार के मुद्दों के नीचे दब जाएंगे। और अगर इन्होंने जो बताया है ऑटो रिक्शा चालक महोदय ने, ये बात जो है ये संपूर्ण राजनीति का विमर्श बन सकता है। यही विमर्श अगर आगे जाता है तो आप जान लीजिए कि भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा, जिसकी शुरुआत जो है वो कर्नाटक से होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैसूरू का एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं कि मैसूरू के संग्रहालय में चाणक्य की लिखी अर्थशास्त्र जो है पहली बार ओरिजिनल पाई गई थी। एक जो पंडित रामास्वामी थे, उन्होंने मैसूर के ग्रंथालय से उस पांडुलिपि को शोध निकाला था और बताया था कि चाणक्य के हाथ की लिखी जो किताब है अर्थशास्त्र, उसकी मूल पांडुलिपि ये है। अगर ऐसा होता है तो आज हमारे समाज में, हमारी राजनीति में जो झूठे चाणक्य घूम रहे हैं, उनका पर्दाफाश होगा। और एक लोक नीति जो है, एक राजनीति की बजाय लोक नीति का प्रवर्तन अगर कर्नाटक के चुनाव से होता है तो ये इस चुनाव की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अंतिम बात मैं एक और कह के खत्म करूंगा राजीव जी, जो हम लोगों को जानना चाहिए। बहुत बड़े पैमाने पे एक और नायिका उभर कर हमारे सामने आई है, वो है प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी को अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश के चुनाव में वैसी सफलता नहीं मिली थी, जबकि वो भी जो है जन सरोकार के मुद्दे को वो लगातार प्रगाढ़ कर रही है, सघन कर रही है, और वह विमर्श जो गढ़ रही है वो पूरे कांग्रेस की भी आवाज बन रही है। उसको निश्चित रूप से खड़गे साहब मदद कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने तो उसको सबसे पहले उस विमर्श को गढ़ा था, और ये जो विमर्श है आगे बढ़ेगा तो मुझे लगता है 2024 की जो तस्वीर है एकदम अलग हो जाएगी राजीव जी। एक ब्रेकिंग खबर ये है कि 6 मई को सोनिया गांधी हुबली पहुंच रही हैं, तो इस चुनाव के आखिरी 2 बॉल को खेलने के लिए शायद सोनिया गांधी भी तैयार है। 6 दिन 6 बॉल, अलग अलग लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग बैटिंग कर रहे हैं ताबड़तोड़, और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से पोलराइज कर दें इस चुनाव को। लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी की बात आप कर रहे थे अभी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, और प्रियंका उभर कर एक नायिका के रूप में नजर आ रही है यहाँ पे। और राहुल गांधी 7 तारीख को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रोड शो कर रहे हैं, उनका साथ देंगी प्रियंका गांधी। 8 तारीख को राहुल गांधी बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले 6 तारीख को हुबली में सोनिया गांधी पहुंच रही हैं। और यानी कि कांग्रेस की पूरी टीम आपको नजर आएगी कर्नाटक में, और डीबी लाइव की टीम भी आप सबके बीच है। और साथ में डीबी लाइव के साथ में ये तमाम साथी हैं जो अपनी बात, अपने विचार रख रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत टंडन जी लगातार, प्रशांत जी आप भी आ जाइए, और लगातार बने हुए हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ तमाम हमारे पैनलिस्ट साथी डीबी लाइव टीम के ही हिस्सा, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, प्रोफेसर रविकांत जी, हमारे साथी अमरेंद्र उपाध्याय जी, दीपक पाचपोर जी, सब। और कैमरे के पीछे, उधर पर्दे के पीछे यानी कि स्टूडियो से रुद्र, अंकिता, तमाम लोग जो हैं वो सब जुड़े रहते हैं। तो इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं दोस्तों, समय हो चुका है। रात यहाँ बहुत सुहानी रात है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, तो अगल बगल में पहाड़ियां हैं, और साथ में पीछे कृष्णराय और मैसूर
का महल जो है वो बहुत नामी है महल है। और अभी चाणक्य की जो ओरिजिनल किताब है उसका जिक्र कर रहे थे हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी की। उसकी पांडुलिपि ओरिजिनल किताब जो है वो यही है मैसूर में। और साथ में यहाँ तांगा भी है, तांगे की सवारी भी हम कल करने वाले हैं। और तांगे की सवारी के साथ यहाँ क्या कुछ चल रहा है वो दिखाने वाले हैं, तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जो साथी हमें दूर दराज से देखते हैं, देश से विदेश से, सबको एक बार फिर से अभिवादन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप लोगों से माफी चाहता हूँ चूंकि स्टूडियो में नहीं बैठा हूँ, आप लोगों के कमेंट नहीं ले पा रहा हूँ। कान में अलग लगा हुआ है कि जो ऑर्डर्स होते हैं स्टूडियो से, उन ऑर्डर्स को फॉलो करना होता है और तमाम चीजें तो बाहर हैं, लेकिन आप लोगों तक जो सही है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी अभी तो बेंगलुरु और उसके साथ साथ जब मैसूर आ रहे थे और बीच में जो जगह पड़ी है उन जगहों पर रुक करके वहां के लोगों से समझने की कोशिश कर रहे थे हम। कल और आगे बढ़ेंगे, इससे और आगे तक नॉर्थ तक जाने की कोशिश होगी हमारी। और जब लौटेंगे तो कुछ ना कुछ लेकर आएंगे कि हाँ क्या कुछ होने जा रहा है 13 मई को। और आप सब जानते हैं 13 मई को सुबह 7 बजे से हम आपके बीच रहेंगे लगातार रिजल्ट लेकर। लेकिन उससे पहले 10 मई को जो लोग हमारे साथ कर्नाटक से जुड़े हैं अपने मतों का प्रयोग जरूर कीजिए, इस्तेमाल कीजिए इस संविधान को बचाने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। इस संविधान में, इस लोकतंत्र में जो है सब कुछ उसी में है। उसके इर्द गिर्द अगर कोई भटकता है तो आप समझ सकते हैं कि वो भटका रहा है, वो खुद नहीं भटक रहा है, वो राजनीति कर रहा है, सियासत कर रहा है, पॉलिटिक्स कर रहा है। उससे बाहर निकलिए, अपने मतों को पहचानिए, अपने आसपास के लोगों को जागरूक भी कीजिए। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर रविकांत जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आप सबका। और यहाँ तमाम हमारे साथी संकल्प जी, प्रशांत